वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग क्लास 9th का। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इंट्रोडक्शन टू मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसे मैटर कहा जाता है। यानी कोई भी थिंग है, अगर उसके पास मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे तो उसे मैटर कहा जाएगा। फॉर एन एग्जांपल एयर, वाटर, चेयर, हनी। जैसे चेयर है तो चेयर के पास मास होता है, मीन्स दैट वजन होता है, वजन, वेट। ठीक है, मास को आप वेट भी बोल सकते हो। वजन एंड स्पेस घेरती है, चेयर स्पेस घेरती है। तो इसका मतलब जो चेयर है वो क्या मैटर है। अगर नॉन मैटर्स की बात करी जाए तो नॉन मैटर क्या होंगे? ये ज्यादातर इमोशन वाली चीजें होती हैं, जैसे कि ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के पास ना तो मास होता है, ना ही वो स्पेस घेरती है। एंड हीट, हीट, लव एंड ब्रेव, तो ये क्या हो गए? नॉन मैटर्स हो गए, क्योंकि ये ना तो जगह घेरते हैं, ना ही इनके पास मास होता है। टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मास एंड वॉल्यूम। सिंपली मास होना चाहिए और वॉल्यूम, यानी वो जगह, वो थिंग जो है जगह घेरनी चाहिए, स्पेस घेरनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। डेफिनेशन है मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसे मैटर कहा जाएगा। अब देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर्स का फिजिकल नेचर। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो मैटर्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिनका नाम होता है एटम्स। एटम बहुत ही ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम नेक्ड आइज के थ्रू नहीं देख सकते। और उनका साइज होता है 10⁻⁹मीटर। मतलब इसे हम 1 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं। अब 1 नैनोमीटर कितना होता है? अगर आप 1 को डिवाइड करते हो, 1 9 टाइम्स जीरो से डिवाइड करते हो, और जो वैल्यू आएगी उतने मीटर साइज होगा एक एटम का। तो एटम्स जो होते हैं बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। देन एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया है एनसीईआरटी के अंदर। तो इसे देखते हैं। पुट क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। अब ये पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है, ये होती है डाई, कलर डाई होती है, जिसका यूज करा जाता है कलर करने के लिए। ठीक है, हम उसे पुट करते हैं इन वाटर। वाटर में पुट करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को। अब आप इसमें देख सकते हो इस एक्सपेरिमेंट में कि इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट है। इससे मैंने 10% पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन निकाला, फिर अनदर बीकर में डिसॉल्व कर दिया, और ऐसे करते हुए थर्ड बीकर में डिसॉल्व करा 10%, फिर इसमें से 10% निकाल के फोर्थ बीकर में, और ऐसे करते करते लास्ट बीकर तक करा। देन हमने इवन आफ्टर मैनी डाइल्यूशन, हमने बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन करा है। मीन्स दैट कि 10% तो हमने इसमें से लिया, और जो बचा था 90% वो क्या था? वाटर था। तो डाइल्यूशन का मतलब होता है कि आप कुछ भी वाटर के अंदर ऐड करते हो तो वो डाइल्यूशन कहलाएगा। यानी जिसमें वाटर का जो अमाउंट हो वो क्या हो? ज़्यादा हो, उसे डाइल्यूशन कहेंगे। तो आप देख रहे हो इतने इतने बार डिसॉल्व करने के बावजूद भी जो लास्ट बीकर है उसके अंदर हमें थोड़ा सा पिंकिश कलर दिखाई दे रहा है। और पिंकिश कलर क्या आइडेंटिफाई कर रहा है? कि वहां तक पोटेशियम परमैंगनेट पहुंचा है, वहां तक पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स स्थित हैं, पार्टिकल्स यहाँ पर हैं। तो वो चीज़ ये आइडेंटिफाई कर रहा है। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा, कि इतने इतने बार डायल्यूशन करने के बावजूद भी वहाँ पर पार्टिकल्स मौजूद थे। देन इसके बाद करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वेरी स्मॉल। अभी अभी ऊपर नेक्स्ट प्रीवियस पेज में पढ़ा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली टाइनी, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। हम सोच भी नहीं सकते कि वो कितने ज़्यादा छोटे होते हैं। दे कैन नॉट बी सीन विदाउट अ वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। इन्हें देखने के लिए वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत है। हम सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू देख भी नहीं सकते, एटम्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं। जो पार्टिकल्स है वो एटम ही है, जो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो एटम ही है एक्चुअल में। डेफिनेशन दी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इनविजिबल। इनविजिबल यानी जिन्हें हम नहीं देख सकते, इनविजिबल टू द नेक्ड आई। एक नेक्ड आई के लिए वो इनविजिबल है। देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो कौन से स्टेट में है। स्टेट मतलब अवस्था, स्टेट मीन्स अवस्था में, कौन सी अवस्था में। और तीन मेन स्टेट्स होती हैं किसी मैटर की, होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखते हैं स्पेस। पार्टिकल ऑफ मैटर आर नॉट टाइटली पैक्ड इन ऑल स्टेट। जो पार्टिकल के मैटर्स होते हैं
मैट्रिक्स के पार्टिकल्स होते हैं वो हर वक्त टाइटली पैक्ड नहीं रहते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेट में, ठीक है, कौन सी स्टेट में। तो सॉलिड के अंदर आप देख सकते हो जो पार्टिकल्स है वो काफी चिपके हुए हैं, इनके बीच में स्पेस लो है। तो जो सॉलिड होते हैं उनके बीच में स्पेस क्या होता है, लो होता है। और लिक्विड के अंदर मॉडरेट होता है, मॉडरेट बोल सकते हो, या फिर सॉलिड से कम होता है, और गैस से ज्यादा स्पेस होता है। सॉलिड से ज्यादा स्पेस होता है और गैस से कम स्पेस होता है। सॉलिड हैव लीस्ट स्पेस, गैस हैव द मोस्ट। सॉलिड के पास सबसे कम स्पेस होता है और गैस के पास दिखने में लग रहा है कि सबसे ज्यादा स्पेस है, उसके पास हाई स्पेस होता है। पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा स्पेस गैस के अंदर, मॉडरेट होता है लिक्विड में, और सॉलिड के अंदर सबसे कम स्पेस होता है। देन थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया है, शुगर डिजोल्व इन वाटर। शुगर को डिसॉल्व करें वाटर में, बिकॉज द शुगर पार्टिकल फिट इनटू गैप्स ऑफ वाटर। अगर कोई भी एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर 10 ग्राम शुगर ऐड करते हैं, और बीकर का जो हमने मेजर करा है वो 100 ml है, ठीक है। बीकर का वॉल्यूम जो मेजर करा वो 100 ml है, और उसके अंदर हम 10 ग्राम शुगर का ऐड करते हैं। अब ऐड करने के बाद, डिसॉल्व करने के बाद, जो जब आप उसका फिर से मेजर करोगे, वॉल्यूम मेजर करोगे, तो वो 100 ml ही आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल्स है वो फिट हो गए थे लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में। क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, तो वहां पे शुगर के पार्टिकल्स क्या हो गए, फिट हो गए। तो ये चीज प्रूफ करता है कि शुगर के जो सॉरी जो मैटर होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, बस डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट में है वो। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इन मोशन, जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन करते हैं, ठीक है, हमेशा मोशन में रहते हैं, पर फिर से वही डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेट है, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। पार्टिकल आर मूविंग, ऑलवेज मूविंग रैंडमली, रैंडमली मूव करते रहते हैं इधर उधर, पर बस वही डिपेंड करेगा कि स्टेट कौन सी उनकी। दिस मूवमेंट इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी, और जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एक पार्टिकल को मूव कराने के लिए दूसरे पार्टिकल को, एक पार्टिकल एक जगह से दूसरे पार्टिकल के साइड मूव करता है, तो जो उस मूव करने में जो एनर्जी खर्च हुई है, एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। सॉलिड वाइब्रेट करते हैं, सॉलिड सबसे कम मूव करते हैं क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। लॉग लिक्विड जो स्लाइड करते हैं, ठीक है, लिक्विड मॉडरेट, मॉडरेट में वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। और सबसे ज्यादा जो मूव करते हैं वो करते हैं गैसियस पार्टिकल, मूव फ्रीली एट हाई स्पीड। सबसे ज्यादा हाई स्पीड और फ्रीली मूव कौन करता है, गैस, गैस का पार्टिकल्स। एग्जाम्पल के लिए, स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इनटू अ रूम। जब भी आप परफ्यूम को स्प्रे करते हो, स्प्रे करते हो तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, और वो कौन से, गैसियस पार्टिकल में होते हैं। गैसियस पार्टिकल्स में तो बहुत छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स टाइप होता है, तो वो उसके जो स्मेल है वो पूरे रूम के अंदर स्प्रेड हो जाती है। क्यों हो जाती है, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। यहाँ पे डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, जब भी एक पार्टिकल अनदर पार्टिकल को फोर्स लगाता है फॉर द मूवमेंट। अब ये पार्टिकल अनदर पार्टिकल को फोर्स लगाएगा, ये पार्टिकल अनदर को लगाएगा, फिर ये पार्टिकल इसे लगाएगा, ये इसे लगाएगा। तो जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, और उस फोर्स की वजह से मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो इसी को क्या कहा जाएगा, डिफ्यूजन कहा जाएगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, जब भी एक पार्टिकल की वजह से दूसरे पार्टिकल मूव करे तो उसे डिफ्यूजन कहेंगे। देन इसे करते हैं, इसके बाद देखते हैं अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सिंपली वही डिपेंड करता है कि उनकी कौन सी स्टेट है, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि अट्रैक्शन ज्यादा या कम, स्टेट पर डिपेंड करेगा। एवरी सिस्टम हैड अ फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द इट्स पार्टिकल्स। सॉलिड, सॉलिड जो होता है उनके बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स सबसे ज्यादा होता है, और उनके पार्टिकल जो होते हैं, उनके मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत पास पास रहते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है। और लिक्विड की बात करें जाए तो इसमें मॉडरेट रहता है, ठीक है, हल्के हल्के दूर दूर रहते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसमें मॉडरेट है। बात करें गैसियस की तो इसमें नेग्लेजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, नेग्लेजिबल होता है। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं इधर से उधर, इधर से उधर
घूमते रहते हैं, फ्री, कोई अट्रैक्शन नहीं होता पार्टिकल्स के बीच में, नॉन अट्रैक्शन, कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता। एग्जाम्पल से समझते हैं। इजी टू मूव इन एयर, इजी टू मूव हैंड इन एयर, अपने हाथ को एयर में मूव करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो उनके पार्टिकल्स को दूर करना इजी हो जाता है, तो इजीली मूव करता है एयर के अंदर हमारा हैंड। पर अगर वही वाटर लिया जाए तो वाटर में थोड़ा सा हार्डर फील होता है, थोड़ा सा लगता है हैवी, बिकॉज ऑफ दैट कि जो वाटर है उसके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, जिसकी वजह से हमें हार्डर फील होता है मूव करना, हाथ को मूव करना इन वाटर के अंदर। यही बात करें कि सॉलिड के अंदर, तो जैसे कुछ सॉलिड है, कोई हार्ड सॉलिड है, तो उसमें अपने हैंड को मूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अगर ऐसे वुड का लॉग लिया जाए पूरा, तो इसमें अपने हैंड को मूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो लॉग या वुड का जो पार्टिकल है, वुड है, इसके जो पार्टिकल है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और उसे अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। देन बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज की। स्टेट ऑफ मैटर तीन टाइप्स की होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है शेप। शेप, जो सॉलिड का शेप जो होता है फिक्स्ड रहता है, लिक्विड का शेप नॉट फिक्स्ड, और गैस का नॉट फिक्स्ड। सॉलिड जो होते हैं जनरली आपने देखे होंगे आसपास जितने भी सॉलिड होते हैं वो फिक्स्ड ही रहते हैं, पर लिक्विड को अगर आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, दूसरे अलग टाइप के बर्तन में रखते हैं, तो वो अपना शेप चेंज कर लेता है वहाँ पे, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं है, और जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, एक के ऊपर एक स्लाइड करते हैं। और गैस के पार्टिकल्स, उनका भी शेप फिक्स नहीं रहता, वो फ्रीली मूव करते रहते हैं इधर उधर। उनका भी आप शेप चेंज कर सकते हो कंप्रेस करके, कंप्रेशन के थ्रू उनका शेप चेंज हो जाता है। देन बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स रहता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स रहता है, गैस का फिक्स नहीं रहता। अब देखो, जो सॉलिड है उसका तो वॉल्यूम फिक्स ही रहता है, जनरली जितने सॉलिड है उनका वॉल्यूम फिक्स ही है। एक एक्सेप्शन केस आता है, एक्सेप्शन केस वो है स्पंज। ये स्पंज हो गया, फिर ब्रेड हो गया, रबड़ होगी, ये सब क्या है? एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन का मतलब है कि ये है तो सॉलिड, पर सॉलिड की प्रॉपर्टीज को अलाउ नहीं करते। जैसे कि स्पंज का हम शेप चेंज कर सकते हैं तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। देन ब्रेड का भी शेप चेंज हो सकता है, पर ये रिटेन कर लेते हैं अपने आप, अपने शेप को फिर से रिटेन कर लेते हैं, पर इनका शेप चेंज होता है। देन लिक्विड की बात करते हैं तो इसका भी वॉल्यूम फिक्स रहता है। अगर आप इस बर्तन में से इसमें डालोगे तो शेप ही तो चेंज होगा, पर वॉल्यूम जितनी जगह घेर रहा तो उतना ही जगह घेरेगा, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, कम थोड़ी ना हो जाएगा वाटर, या फिर ज़्यादा थोड़ी ना होगा। इसी तरीके से गैस की बात करते हैं, गैस का भी वॉल्यूम जो होता है फिक्स्ड नहीं रहता। अगर रूम में इतनी सारी एयर है तो इसे आप कंप्रेस करके, हाईली कंप्रेस करके, बहुत ज़्यादा प्रेशर देके एक से छोटे से सिलेंडर के अंदर आप पूरी एयर को कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं, तो वॉल्यूम गैस का फिक्स नहीं रहता। देन बात करते हैं पार्टिकल अरेंजमेंट की। पार्टिकल अरेंजमेंट के, पार्टिकल कैसे होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो क्लोजली पैक्ड है, एकदम चिपके हुए हैं पार्टिकल सॉलिड के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है? क्लोजली पैक्ड रहते हैं सॉलिड के पार्टिकल, लिक्विड के लूजली पैक्ड रहते हैं, और एयर के तो बहुत ही मतलब फ्रीली मूव करते रहते हैं इधर से उधर। तो बहुत ज़्यादा दूर-दूर होते हैं पार्टिकल्स, जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं। देन बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो सॉलिड के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे स्टोन हो गया, या फिर वुड होगी, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक, स्टील, इनमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, तभी इन्हें ब्रेक करने में हमें काफ़ी मेहनत लगानी पड़ती है। लिक्विड की बात करें तो मॉडरेट रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, बहुत कम भी नहीं होता। गैस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, यानी पार्टिकल एक दूसरे पे कोई फोर्स ही नहीं लगाते, वो फ्रीली इधर से उधर मूव करते रहते हैं। देन बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की, तो सॉलिड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर होती है। अगर बहुत ज़्यादा कंप्रेस करोगे तो सॉलिड जो होगा ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, पर कंप्रेस नहीं होता। लिक्विड भी कंप्रेस नहीं होता, ऑलमोस्ट ना के बराबर कंप्रेस होता है, और गैस कंप्रेस होता है। आप एक रूम के अंदर जितनी एयर है उसे सिर्फ एक छोटे सिलेंडर में कंप्रेस करके रख सकते हैं, तो वो कंप्रेस होता है।
ठीक है। गैस के जो पार्टिकल्स है कंप्रेस होते हैं। कंप्रेस का मतलब अपना वॉल्यूम चेंज कर देना, सिंपली ज्यादा से कम वॉल्यूम पे आ जाना। मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट, सॉलिड के अंदर मूवमेंट ये सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल स्लाइड करते हैं, एक के ऊपर जो दूसरा पार्टिकल है वो स्लाइड करता है। एंड देन गैस, इसकी जो मूवमेंट होती है फ्री होती है और फास्ट होती है। देन बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो सॉलिड के अंदर सबसे लो काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए इसके पार्टिकल्स चिपके हुए रहते हैं, इधर उधर भागते नहीं है। ठीक है, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी लिक्विड के अंदर मीडियम काइनेटिक एनर्जी रहती है, और गैस के अंदर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हेल्प करती है एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने के लिए। देन ये थी सारी प्रॉपर्टीज, चार आठ प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, कोई भी पांच याद कर लो तो एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, बाकी सारे याद कर लो तो और भी बढ़िया। देन बात करते हैं इसके बाद स्पेशल स्टेट ऑफ मैटर की। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर एग्जाम में तो आता ही नहीं। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट है। तो स्पेशल स्टेट क्या है? फर्स्ट स्टेट दे रखी है प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है, कोई भी एक एटम है, एक एटम है, वो बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है उस एटम एटम के, बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो उस केस में क्या होता है, वह इलेक्ट्रॉन को लूज करना स्टार्ट करता है। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वही फिनोमिना क्या कहलाता है? प्लाज्मा। ठीक है, वो स्टेट, मैटर की स्टेट क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। फाउंड इन सन, सन के अंदर देखा आपने कितनी हाईली एनर्जी रहती है सन के अंदर। तो वो उसमें उसके जो एटम्स होते हैं वो क्या इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो वहां पे प्लाज्मा क्रिएट होता है। देन सेकंड, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके अंदर क्या है, वेरी लो टेम्परेचर, किसी भी एटम के पार्टिकल को बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर पे रख दिया जाए तो उसके पार्टिकल एक्ट एज एन वन यूनिट की तरह एक्ट करते हैं। और इसी फिनोमेना को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है, जो कि प्रेडिक्ट करा गया था सत्येंद्र नाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन। देन बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की। क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज करता है? तो एग्जाम्पल के लिए आपने देखा हो जो आइस है, आइस को मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं, बहुत ज्यादा हीट करते हैं, तो वो वेपर्स में चेंज हो जाता है। तो जो मैटर है वो अपना स्टेट चेंज करते हैं। अब मैटर के अपने स्टेट को चेंज करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है? तो दो वजह से अपना स्टेट को चेंज करता है। फर्स्ट है चेंज इन प्रेशर। ठीक है, चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में चेंज आएगा तो अपना वो स्टेट चेंज करेगा, अगर प्रेशर के अंदर चेंज आएगा तो मैटर अपना स्टेट चेंज करेगा। तो फर्स्ट देखते हैं मेल्टिंग यानी फ्यूजन। मेल्टिंग, आपको मेल्टिंग से नाम पता चल रहा होगा कि किसी भी चीज का पिघलना, यानी सॉलिड चीज किस में कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो उसे ही मेल्टिंग बोलते हैं। और ना हीटिंग एट अ फिक्स टेम्परेचर, अगर वो चीज फिक्स टेम्परेचर पे हो रही है, जैसे एग्जांपल के लिए आइस मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये आइस का क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि जो आइस है वो एट 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पिघलना स्टार्ट होती है, मेल्ट होना स्टार्ट होती है। ठीक है, एट मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट अंटिल ऑल सॉलिड मेल्ट। तो जब तक जो पूरा सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए, जब तक क्या टेम्परेचर सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ऐसा क्यों होता है? अगर टेम्परेचर बढ़ता है 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री पर, तो जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है वो यूज हो जाता है किसमें? सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर का जो गैप है, पार्टिकल्स के जो गैप है उन्हें इंक्रीज करने में। और जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स में गैप इंक्रीज हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सिंपली समझना, कोई भी एक सॉलिड का पार्टिकल है वो मेल्ट हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब टेम्परेचर बढ़ाया गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, तो वो 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे खर्च हो गया? वो खर्च हो गया उस सॉलिड पार्टिकल को किस में कन्वर्ट करने के लिए? लिक्विड पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए। तो सिंपली उसे जो हीट खर्च होती है सॉलिड पार्टिकल के बीच में गैप्स बनाने के लिए और उसे लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं। उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहा जाता है, लिखवा देता हूँ। उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं। ये वो हीट है जो कि खर्च होती है सॉलिड के पार्टिकल्स को
अलग करके लिक्विड के पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए। Then heat energy is used to break attraction between the particle, not increase the temperature. ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा हीट है वो कहाँ पे खर्च हो जा रही है, ब्रेक करने में। अट्रैक्शन बिटवीन, जो भी पार्टिकल्स अपने बीच में अट्रैक्शन लगा रहे हैं, उनके अट्रैक्शन को ब्रेक करने में खर्च हो जा रही है, जिससे जिससे क्या हो रहा है कि इंक्रीज टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं आ रहा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। और ये डेफिनेशन, मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर विद द सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी जब सॉलिड चेंज हो जाए लिक्विड में, उसे ही मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए उसे मेल्टिंग पॉइंट कहा जाएगा। देन आगे देखते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट है जो कि कन्वर्ट कर रही है सॉलिड के पार्टिकल्स को इन किसमें, लिक्विड के पार्टिकल्स में। अगर डेफिनेशन पूछता है तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी, इज द हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इनटू 1 kg आना चाहिए 1 kg लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी 1 kg सॉलिड को किस में कन्वर्ट करें, लिक्विड में करें मेल्टिंग पॉइंट पर, उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। डेफिनेशन मतलब क्या था कि वो हीट जो कि सॉलिड के पार्टिकल्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, जो कि सॉलिड के पार्टिकल्स में गैप को इंक्रीज कर रहा है, वहां पे जो हीट खर्च हो रही है उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। देन बात करते हैं बॉइलिंग की। बॉइलिंग नाम से ही पता चल रहा हो कि कोई भी लिक्विड है, लिक्विड को अगर हीट करा जाए तो वो क्या, वेपराइज हो जाएगा। तो बॉइलिंग क्या हो रहा है, बॉइलिंग से लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे बॉइलिंग कहा जाता है। ऑन हीट एट फिक्स टेम्परेचर पे हो तो उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। और ये कैलविन में 373 कैलविन्स। देन इसमें भी सेम वही है कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए हम पढ़ रहे थे, इसमें क्या आएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें जब भी लिक्विड है, इसमें भी क्या रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। कांस्टेंट जब तक टेम्परेचर, जब तक पूरा का पूरा लिक्विड कन्वर्ट ना हो जाए गैस में, पूरा का पूरा लिक्विड कन्वर्ट ना हो जाए गैस में, जब तक कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर। क्योंकि जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर आएगा वो खर्च हो जाएगा पार्टिकल, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनमें गैप बनाने के लिए। और जैसे गैप बनेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेंज इनटू गैस एट एटमॉस्फेयर। मतलब लिक्विड चेंज हो जाए किसमें, गैस में, लिक्विड चेंज हो जाए गैस में एट एटीएम, यानी एटमॉस्फेयर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चेंज हो जाए, उसी को ही बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। देन देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके डेफिनेशन क्या होगी, इज द हीट टू रिक्वायर चेंज 1 kg लिक्विड इनटू गैस। एक के एक केजी एक केजी लिक्विड को कन्वर्ट करे किसमें, गैस में, उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाएगा। मीनिंग क्या था कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में गैप को इंक्रीज करना जिससे कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मीन था ये था लेटेंट हीट का। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन ये दी गई है, एग्जाम में आता है तो आप यही लिखना। देन बात करते हैं कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन एवोपरेशन का उल्टा प्रोसेस है। कंडेंसेशन, एवोपरेशन में लिक्विड में गैस बन देते हैं, लिक्विड से गैस बनता है। और कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड बनता है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ गिलास है जिसके अंदर कोल्ड वाटर है, और बाहर से जो हॉट एयर आ रही है, ठीक है, कोई भी एयर है, हॉट एयर आ रही है, और वो कहाँ पे हिट कर रही है, ग्लास पे हिट कर रही है। और ग्लास पर हिट करते ही वहां पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जा रहे हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जा रहे हैं वाटर के। कैसे बनने के, जो एयर आ रही है वो यहाँ पे लग रही है, और उस टेम्परेचर कम होने की वजह से उसका स्टेट कम हो जा रहा है, सॉरी उसका स्टेट चेंज हो जा रहा है। ठीक है, ग्लास पे लगने के बाद उसका स्टेट चेंज हो जा रहा है, और चेंज होके वो किसमें, लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, एयर। क्यों क्यों कन्वर्ट हो जा रहा है, बिकॉज ऑफ कूलिंग वाटर। ये कूलिंग वाटर है, वो हीट एयर है, हॉट एयर। ठीक है, इस वजह से जनरली आपने समर के सीजन में ऐसा देखा होगा। इसके लिए एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, रेफ्रिजरेटर।
देन फ्रीजिंग के लिए बात करते हैं। फ्रीजिंग का आप एग्जांपल ले सकते हैं रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में हम जब भी वाटर को रखते हैं, वाटर तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है जब भी आप फ्रीजर में रखते हैं। देन लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए उसे फ्रीजिंग बोला जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। देन बात करते हैं, अब तो हो गया कि चेंज इन टेम्परेचर के लिए हमने बात कर ली, अब बात करते हैं चेंज इन प्रेशर के लिए। चेंज इन प्रेशर के लिए बात करते हैं। तो जो इंक्रीज, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो गैस क्या होगा, लिक्विफाई हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा, ये देख सकते हैं गैस के पार्टिकल्स है बहुत दूर दूर है, अगर यहाँ से बहुत ज्यादा प्रेशर, हाईली प्रेशर के साथ प्रेस करा जाए तो वो किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ कंप्रेस करा जाए। देन डिक्रीजिंग प्रेशर, अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करते हो तो उस केस में क्या होगा कि डायरेक्टली चेंज इनटू गैस, जो सॉलिड है वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा गैस में। जैसे कि आपने कभी सुना होगा जो स्पेस होता है, स्पेस में अगर कोई ह्यूमन बॉडी को ऐसे ही छोड़ दिया जाए बिना स्पेस सूट के, तो उस केस में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। ह्यूमन बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर लगता है। ठीक है, जो एटीएम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर लगता है। पर जब स्पेस में जाते हैं तो वहां पे कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा होता, तो जो पार्टिकल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और इस तरीके से बॉडी क्या होती है, ब्लास्ट हो जाती है। तो वो डायरेक्टली, तो यही था इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देन एग्जांपल देखते हैं, ड्राई आइस। ड्राई आइस याद रखना, बहुत बार पूछ लेता है। ड्राई आइस का मतलब सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड बना दिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड को, जो सॉलिड CO2 है, इसे जब आप रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। ठीक है, लिक्विड स्टेट में आते नहीं, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। देन बात करते हैं एवोपरेशन, इवेपोरेशन। तो एवोपरेशन सिंपली, अगर आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा हो तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में, वही एवोपरेशन होता है। ठीक है, बस इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स है, फिर एवोपरेशन कॉज कूलिंग कैसे, वो भी पढ़ते हैं आगे। पहले फैक्टर्स देखते हैं। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवोपरेशन फास्टर होगा। और फिर से बात है कि जितना आप यहाँ पे टेम्परेचर हीट बढ़ाते जाओगे उतने जल्दी क्या, वेपराइजेशन होगा। देन वाइंड स्पीड, जितनी ज्यादा वाइंड होगी, जैसे आपने कभी कपड़ों को देखा हो सूखते हुए, कपड़ों को तो जितनी ज्यादा वाइंड चलती है कपड़े उतनी जल्दी सूखते हैं। जितना ज्यादा हीट आती है सन के थ्रू उतनी ज्यादा कपड़े सूखते हैं, क्योंकि जो कपड़े हैं उनमें जो वाटर है वो वेपराइज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, वेपराइज होना स्टार्ट होता है हीट के वजह से, टेम्परेचर की वजह से और वाइंड की वजह से। या आपने कभी कप वगैरह में चाय पी तो गर्म रहती है, तो हम क्या करते हैं उसे एयर ब्लो करते हैं, फूकते हैं। फूकने की वजह से क्या होता है कि जो सरफेस होता है ना, वो एवोपराइज करने लग जाता है। ठीक है, वेपराइज करने लग जाता है, जिससे, और एवोपरेशन क्या करता है, कॉज कूलिंग। ठीक है, एवोपरेशन कॉज कूलिंग करता है। आगे पढ़ते हैं इसे कैसे करता है। बाकी आप ये समझो कि जो वाइंड चलेगी तो एवोपरेशन ज्यादा होगा। देन सरफेस एरिया की बात करते हैं। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी एवोपरेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपने ग्लास वगैरह में टी पी होगी, तो अगर वो जल्दी ठंडी हो जाए इसलिए हम क्या करते हैं, उसे किसी बाउल के अंदर लेते हैं। बाउल के अंदर लेने से क्या होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, और सरफेस एरिया इंक्रीज तो वेपराइजेशन भी, एवोपरेशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। देन ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी यानी वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ह्यूमिडिटी नमी बोलते हैं हिंदी में, और वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर के अंदर होता है, उसे ही ह्यूमिडिटी बोला जाता है। जितने ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे उतना कम एवोपरेशन होगा, क्योंकि उस वक्त क्या, एवोपरेशन होने के लिए बहुत ज्यादा लिक्विड आ जाएगा, बहुत ज्यादा लिक्विड आ जाता है। उस केस में एवोपरेशन बहुत स्लो हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। देन बात करते हैं कूलिंग इफेक्ट ड्यू टू एवेपोरेशन। अब एवोपरेशन कूलिंग इफेक्ट कैसे शो करता है, इस चीज के ऊपर बात करते हैं। तो ड्यूरिंग एवोपरेशन लिक्विड पार्टिकल अब्सॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। जो भी हीट होती है सराउंडिंग पे, ठीक है, आसपास जो भी हीट होती है उसे क्या करते हैं, लिक्विड पार्टिकल अब्सॉर्ब कर लेते हैं। और लिक्विड पार्टिकल का एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। हीट, हीट एक टाइप ऑफ एनर्जी है।
हीट भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है, हीट एनर्जी। तो उस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते, तो अब उन पार्टिकल्स के पास एक काइनेटिक एनर्जी बनने लगती है। ठीक है, उन्होंने हीट अब्सॉर्ब करी, हीट एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, और काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल को मूव करने की इजाजत देता है, उसे मूव कराता है। तो उससे क्या होता है कि वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। देन दिस एनर्जी यूज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन एक्सेप्ट द वेपर। जो ये एनर्जी यूज होती है जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए एंड वो एस्केप कर जाए एज अ वेपर की तरह। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया पार्टिकल्स के बीच में, तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, वेपराइज होना स्टार्ट करेंगे, फ्रीली मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब एज अ रिजल्ट सराउंडिंग लूज हीट दे बिकम कूलर। अब रिजल्ट में क्या आएगा कि सराउंडिंग जो है उसने हीट को लूज कर दिया, अब वो कूलिंग करना स्टार्ट कर जाएगा। जब हीट यूज होगी पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अ, अलग करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, जब हीट यूज हो तो बचा क्या, कूलिंग बचेगा। देन बात करते हैं एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्वेटनिंग इन समर, यानी स्वेटन पसीना। ठीक है, स्वेटनिंग होती है पसीना, समर में पसीना आना। समर यानी गर्मी, गर्मी का मौसम जो होता है उसके अंदर पसीना आना, वही स्वेटनिंग इन समर। तो इसमें एवापोरेशन क्या है कि बॉडी के ऊपर पसीने के ड्रॉपलेट्स होते हैं, और हमें हीट हीट मिलती है या फिर वाइंड मिलती है, वाइंड स्पीड आती है। तो इस केस में क्या है, जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हीट के वजह से वेपराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, वेपराइज होना स्टार्ट हो। तो हीट के पार्टिकल, जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे उन्हें हीट मिली, और हीट मिलने के बाद वो वेपराइज होना स्टार्ट हो गए। अब वेपराइज होना हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि हीट यूज होगी पार्टिकल्स के बीच में गैप इंक्रीज करने के लिए। तो जब हीट यूज होगी तो वहाँ वो एरिया क्या होगा, कूलिंग होगा। ठीक है, वो एरिया कूल हो जाएगा, कूलिंग होगा। देन अर्थन पॉट, अर्थन पॉट यानी सिंपली आप मटका कह सकते हो, जैसे एग्जांपल। अर्थन पॉट के अंदर छोटे छोटे टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं जहाँ से वाटर आता है। ठीक है, जहाँ से थोड़ा बहुत, बहुत ही कम अमाउंट में वाटर आता है। तो उस केस में क्या होता है, जो भी धूप पड़ रही है या फिर हीट आ रही है, जो वाइंड चल रही है, तो उस पे आया हुआ जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो क्या होगा, वेपराइज होना स्टार्ट करेगा। जब वेपराइज होगा तो उस सरफेस, जो सरफेस है जहाँ से वेपराइज हुआ है, वहाँ की हीट वेपराइज लिक्विड को वेपराइज करने में खर्च होगी, तो वो एरिया क्या हो जाएगा, कूलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो एरिया कूल होना स्टार्ट हो जाएगा। देन कॉटन क्लोथ्स इन समर, कॉटन क्लोथ्स यानी रुई के कपड़े पहनना समर के अंदर। तो ये कैसे हेल्प करता है, कॉटन क्लोथ्स, सिंपली क्लोथ्स है तो वो आपका पसीना क्या करेगा, सोख लेता है पसीना। अब धूप पड़ती है और वाइंड आती है, तो उस केस में क्या होगा, पसीना वेपराइज होगा, वेपरे यहाँ पे एवोपरेशन हुआ, तो एवोपरेशन होगा तो वो एरिया क्या, कूलिंग शो करेगा। जहाँ पे एवोपरेशन हो वो एरिया कूलिंग शो करेगा, जहाँ एवोपरेशन दिख जाए आपको वहाँ समझ लो ना कूलिंग हो रही है। देन फोर्थ की आफ्टर बाथिंग, जब बाथिंग कर लेते हैं, नहाने के बाद क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी है, बॉडी का टेम्परेचर होता है कुछ ना कुछ, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस केस में क्या होता है, जो भी हमने वाटर बाथिंग के टाइम पे अपने ऊपर जो वाटर डाला, तो वो वेपराइज, इस हीट से क्या होगा, थोड़ा सा वेपराइज होगा, बहुत ही मिनिमल अमाउंट में वेपराइज होता है। पर वेपर वो हमें दिखता नहीं, पर वेपराइजेशन होता है। तो उस केस में अब वेपराइजेशन हुआ, अब वेपराइजेशन क्या करेगा, कूलिंग करेगा। ठीक है, जहाँ पे एवापोरेशन हो वहाँ कूलिंग होगी। देन फिफ्थ बात करते हैं अल्कोहल परफ्यूम। कभी भी आपने परफ्यूम को स्प्रे करा होगा और हैंड पर या बॉडी पर स्प्रे करा हो, तो वो एरिया क्या कूलिंग करता है। कूलिंग क्यों करता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस था वो यूज कैसे हो गया, इसके जो ड्रॉपलेट्स हैं उन्हें वेपराइज करने के लिए यूज हो गया। आपने देखा होगा कि जब भी हम अपने हाथ पर परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो वो बहुत जल्दी सूख भी जाता है। क्यों सूख जाता है, क्योंकि जो हमारी अंदर की हीट है 37 डिग्री सेल्सियस, वो यूज हो जाती है एज अ लेटेंट हीट की तरह। और लेटेंट हीट क्या करता है, पार्टिकल्स के बीच में जो भी लिक्विड के पार्टिकल्स आए यहाँ से स्प्रे करने पे, उनके बीच में गैप बनाएगा, और गैप बनने से क्या होगा, वो गैस के पार्टिकल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन इसी वजह से हमें वहां पे ठंडा ठंडा लगता है, फील्स कूल इंस्टेंटली।
देन ऐसा यूनिट्स है, ऐसे यूनिट्स मास, किलोग्राम, केजी, ठीक है। मास का जो ऐसे यूनिट होता है केजी होता है, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर होता है, लीटर, क्यूबिक मीटर और लीटर दोनों में वॉल्यूम का मेजर करा जाता है। टेम्परेचर केल्विन में मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट केल्विन है। और कन्वर्जन की बात करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। तो चैप्टर कंप्लीटेड है यहाँ पे, ठीक है। चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर इसके क्वेश्चंस चाहिए हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर रिपीटेड क्वेश्चन, तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट में। अगर कमेंट आते हैं तो इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाएगी। देन थैंक यू टू वॉच दिस लेक्चर।